हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो सूचना प्राप्त करने से संबंधित आवेदन प्रपत्र कैसे लिखा जाए, यानी आरटीआई के द्वारा सूचना प्राप्त करना हो तो उसके लिए जो हम लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदन भेजते हैं तो वो आवेदन कैसे लिखा जाए, इस संबंध में लगातार मेरे पास कॉल आते रहता है। बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट का कॉल आता है, बहुत सारे हमारे छात्र साथियों का कॉल आता है कि हमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कुछ सूचना प्राप्त करना है तो आवेदन कैसे लिखें। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि आवेदन कैसे लिखा जाए, आवेदन लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे, आप अंत तक बने रहिएगा। यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी विभाग में, किसी भी कार्यालय में आरटीआई आवेदन लिखकर, आरटीआई आवेदन भेजकर आप वहां से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसमें सबसे पहले ज़रूरी क्या है। हालांकि ये फॉर्म आपको बहुत ही आसानी से, ये फॉर्म आपको प्रपत्र को है, ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप किसी भी सादा कागज़, यानी सादा कागज़ पर भी आप आवेदन लिख सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल आवेदन लिखते हैं। तो ये प्रपत्र क होता है, प्रपत्र क, यानी कि जो आरटीआई आवेदन हम फर्स्ट टाइम करते हैं किसी लोक सूचना पदाधिकारी को, तो वो आरटीआई का जो नियम 3(1) है, यानी धारा 3(1) में प्रपत्र क का जिक्र है, और इसी के माध्यम से हम किसी भी लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदन अपना भेजते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रपत्र क का जिक्र है। दूसरा है सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी। तो लोक सूचना पदाधिकारी हर विभाग या कार्यालय में होता है, और यहाँ पर आपको जिस भी विभाग या कार्यालय में आपको लिखना है, मान लीजिए कि आपको किसी कॉलेज के प्राचार्य को लिखना है, कॉलेज के एचओडी को लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सह विभागाध्यक्ष। ठीक है, आप उसको सही से लिख दीजिएगा। एचओडी हम लिख दिए सह विभागाध्यक्ष, और यहाँ पर आप उसका जिक्र कर दीजिएगा जिस विभाग का हो और जिस भी विश्वविद्यालय का हो। जैसे मान के चलिए कि अगर समाजशास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय है तो आपको यहाँ लिख देना है सह विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये लिख लेना है लोक सूचना पदाधिकारी के पास। उसके बाद नेक्स्ट आता है आवेदक का नाम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है, ओरिजिनल नेम, डॉक्यूमेंट पर जो आपका नाम है वो नाम आपको लिख देना है। उसके बाद आता है पता। इसमें अपना पूरा पता लिखना है जहाँ पर आपको सूचना मंगानी है, यानी कि जब लोक सूचना पदाधिकारी के कार्यालय से आपको भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट्स, आपको भेजा जाएगा बाय पोस्ट, तो वो किस पता के माध्यम से वो आप तक पहुंचेगा, वो पता यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो ये सब बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आ गया मांगी गई सूचना का ब्यौरा। अब 2-3 चीज़ यहाँ पर आपको काफ़ी मतलब ध्यान देना है, क्योंकि अब नियम चेंज हो गया है कि एक आवेदन में आप एक ही सूचना मांग सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि एक ही आवेदन में कई सारे सूचना की मांग की जाती थी, जिसमें क्या होता था कि अलग अलग विभाग से संबंधित सूचना भी हो जाता था एक ही आवेदन में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्या हो गया कि एक आवेदन में आपको एक सूचना मिलेगा, एक आवेदन में एक सूचना मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब ध्यान देने वाली बात है कि आप जब भी ये मांगें तो आप उसमें इस तरीके से लिखें कि वो सारा सूचना एक ही मामले से संबंधित हो और एक ही विभाग से संबंधित हो। मान के चलिए कि आपका 2-3 क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन है, तो आप जब पहला क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके बाद पूर्ण विराम आपको नहीं देना है, पूर्ण विराम आपको नहीं देना है, कॉमा दे करके फिर दूसरा क्वेश्चन लिख देना है। उसके बाद इस तरीके से आप कॉमा दे करके लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान देना है कि वो दूसरे विभाग से संबंधित नहीं हो, सारी सूचना एक ही चीज़ से संबंधित हो और एक ही जगह से आपको वो उपलब्ध करवा पाए। और लास्ट लाइन आपको इसमें ये लिख देना है यहाँ पर कि यदि ये सूचना आपके विभाग अंतर्गत नहीं आता है तो आरटीआई अधिनियम जो है, आरटीआई एक्ट का जो धारा 6(3) है, धारा 6(3), ये कहता है कि यदि यह सूचना आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो लोक सूचना पदाधिकारी 5 दिन के अंदर उस आवेदन को संबंधित विभाग में वो फॉरवर्ड करेगा। ठीक है,
तो आप ये लाइन ज़रूर लिख दें कि यदि यह आवेदन आपके विभाग अंतर्गत नहीं आता है या आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तो आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) के तहत इस आवेदन को संबंधित विभाग के पास 5 दिनों के अंदर स्थानांतरित करते हुए इसकी सूचना मुझे भी डाक द्वारा दी जाए। इससे क्या होगा कि मान के चलिए कि आपका आवेदन किसी गलत विभाग में चला गया, जाना कहीं और था, चला गया कहीं और, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आरटीआई एक्ट का जो धारा 6(3) है, आरटीआई एक्ट का जो धारा 6(3) है वो हमें इस बात की गारंटी देती है कि लोक सूचना पदाधिकारी का यह काम हो जाता है कि उस आवेदन को वो फॉरवर्ड करे संबंधित विभाग को। तो इसमें आपको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आपको अपनी सूचना लिखना है, काफ़ी स्पष्ट होना चाहिए, जो आप डिमांड कर रहे हैं काफ़ी ही स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्पष्ट जानकारी नहीं मांगेंगे तो फिर वो आपको ये लिखकर भेज सकता है कि मांगी गई जानकारी समझ से परे है और स्पष्ट है, इसलिए सूचना दे नहीं है। तो इसलिए आप जो पूछ रहे हैं वो पूरा आपका पूरा एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। अब देखिए इसमें 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में यहाँ पर घोषणा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। क्योंकि धारा 8 और धारा 9 इसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है इसमें कुछ सूचनाओं को मतलब ऐसा माना गया है कि वो नहीं दी जा सकती है, इसलिए धारा 8 और 9 में वैसी सूचनाओं का जिक्र है। और इसमें इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि यह जो सूचना हम मांग रहे हैं वो धारा 8 और 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है और यह आपके विभाग या कार्यालय से संबंधित है, ये आप घोषणा करेंगे। 5 नंबर में आएंगे तो 5 नंबर में क्या है, आपको यहाँ पर फीस के बारे में है। 10 रुपये का फीस आपको देना है। आप किस स्टेट से हैं डिपेंड करता है वहाँ का आपका क्या फ़ीस है। बिहार में है, यूपी में, तो आपको 10 रुपये फीस देना है, यहाँ 10 लिख देना है। और मान के चलिए कि आप अगर पोस्टल ऑर्डर से 10 रुपया दे रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 10 रुपये शब्दों में, ठीक है, लिखा गया। डेट डाल दीजिए यहाँ पर, जिस डेट में आप आईपीओ लेंगे आईपीओ का डेट डालना है, ठीक है, आईपीओ का डेट डालना है। रसीद संख्या यहाँ पर आईपीओ नंबर डाल देना है, यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और इस तरीके से यहाँ पर आप टिक लगा देंगे से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी आईपीओ को कैसे हम लोग फिल करते हैं, उसके बारे में भी दिखाएंगे। इसके अलावा बाकी जो है उसको कट कर देना है, यानी क्रॉस कर देंगे। अगर आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प के माध्यम से वहाँ पर आप फीस दे रहे हैं तो आपको इसको टिक करना है, वरना इसको क्रॉस कर देना है। आरटीआई एक्ट के तहत गरीबी रेखा से नीचे जो भी परिवार हैं उसको फ्री में सूचना उपलब्ध कराने के मतलब प्रावधान इसमें किया गया है। अगर आप गरीबी रेखा से हैं तो आप इसमें बीपीएल कार्ड या फिर जो भी है बीपीएल कार्ड का फ़ोटो कॉपी लगा सकते हैं, ठीक है, और आपको फिर ये 10 रुपये नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप गरीबी रेखा से नहीं है, उस परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको इसको भी क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कि नीचे है आवेदक के पत्राचार का पूरा पता, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा पता लिखना है। यदि आप ऊपर जो पता लिखे हैं सेम पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उपरोक्त पता, ठीक है, उपरोक्त पता यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आप मान के चलिए आप वहाँ पर कुछ और एड्रेस दिए हैं, आपको लेटर को कहीं और मंगवाना है, सूचना कहीं और पते पर मंगवाना है, तो आप यहाँ पर पत्राचार के पता में आप वो पता डाल देंगे जिस पर आप सूचना मंगाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना साइन कर देना है। ईमेल वगैरह हो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको नहीं दीजिएगा। नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं यहाँ पे NA, ठीक है, NA यानी नॉट अवेलेबल। मोबाइल नंबर भी चाहे तो दे सकते हैं, दे देना चाहिए मोबाइल नंबर, ताकि अगर बाय पोस्ट भेजा जाए तो उससे भी आपको कॉल वगैरह आ जाए। कई बार क्या होता है इससे, और यदि सूचना आपको अधिक पेजों में होती है तो फिर आपको हो सकता है वो कॉल करे कि क्योंकि 10 पेज से अधिक अगर होगा तो आपको 2 रुपये पर पेज देना पड़ जाएगा, तो इसलिए मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। यहाँ पर अपना स्थान लिख दीजिएगा, जैसे पटना है तो पटना आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस दिन आप भेज रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा है गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का फीस दे नहीं है, जो लागू नहीं है उसे काट दें। ये आवेदन लिखने का एक मतलब ये सिंपल है। ये फॉर्म आपको कहीं भी कलेक्ट्रेट के पास जाएंगे तो आपको 5 रुपया में ये फॉर्म मिल जाएगा। कलेक्ट्रेट के पास आपको कहीं भी किसी भी ज़िला के कलेक्ट्रेट में अगर आप चले जाएँ तो ₹5 में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं, या फिर फॉर्म नहीं है तो आप सादा कागज़ का भी यूज कर सकते हैं। सादा कागज़ पे भी सिंपल जैसे आवेदन लिखा जाता है आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी आईपीओ के माध्यम से अगर हम फ़ीस देंगे तो फिर कैसे जमा करेंगे फ़ीस। तो ये देखिए हम यहाँ पर अपना एक आईपीओ जो कि हमने बिहार एसएससी को एक भेजा था, तो यहाँ पर हम उसके बारे में बता रहे हैं कि आईपीओ को कैसे भरना है। जैसे वहाँ पर आपने लोक सूचना पदाधिकारी लिखा था तो यहाँ पर पे टू के जगह पर सेम चीज़ लिख सकते हैं। जैसे हम बिहार एसएससी के उप सचिव को भेजे थे तो यहाँ पर पीआईओ यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो पे टू उसका नाम दे देना है, जो लोक सूचना पदाधिकारी हैं उसका अपना कार्यालय का एड्रेस दे देना है। यहाँ पे है प्रेषक का नाम और पता, प्रेषक का नाम और पता आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे ये मेरा नाम है हम लिखे हुए हैं, और अपना पता यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर है यहाँ पर कि किस पोस्ट ऑफिस में वो अदा करेगा, यानी कि यह 10 रुपया वो कहाँ से निकालेगा। तो जो ज़िला होगा जहाँ पर आप भेज रहे होंगे उस ज़िला का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो वहाँ पर ये डाकघर के जगह पर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों सटा हुआ होता है, यहाँ से हमको क्रॉस करना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस करने से पहले 2 एरो इस तरह से क्रॉस कर देना है। फिर यहाँ पर क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आपके पास रह जाएगा, और ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा आगे जब आप अपील करेंगे ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर वही चीज़ लिखना है, किसे अदा करना है, तो सेम चीज़ यहाँ पे जो यहाँ था वही चीज़ यहाँ भी लिखना है। उसके बाद कह रहा है किस डाकघर में, तो हम चूँकि पटना में है बिहार एसएससी का कार्यालय तो पटना लिखे हैं। और क्या इसे क्रॉस किया है, तो क्या इसे क्रॉस किया है, तो हाँ ये जो यहाँ पर है, यहाँ पे जो हम क्रॉस किए तो पहले क्रॉस कर देना, यहाँ लिख देना है हाँ। और फिर यहाँ पर भेजने की तारीख डाल देना है, जिस डेट को आप भेज रहे हैं उस डेट का तारीख आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि देखिए ये हम 1/6/2022 को ख़रीदे थे, यानी पोस्ट ऑफिस से हम 1/6/2022 को ये पोस्टल ऑर्डर ख़रीदे थे, और लगभग हम 27 तारीख के आसपास में हम भेजे थे। तो ये जो पोस्टल ऑर्डर का जो वैलिडिटी होता है ना वो 2 ईयर्स का होता है। पोस्टल ऑर्डर का वैलिडिटी 2 ईयर्स का होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर 1 साल पुराना भी है, बस यहाँ पर भेजने की तारीख आपको डाल देना है। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर, और इस तरीके से आप भर के और फिर आप संलग्न कर दीजिएगा, आवेदन के साथ इसको संलग्न कर दीजिए, और फिर वो आपका आवेदन रेडी हो जाएगा। फिर बाय पोस्ट आप उसको भेज सकते हैं, और आपको 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। और अगर 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो 30 दिन के बाद आप अपील कर सकते हैं, प्रथम अपील। उसके बारे में भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो सिर्फ प्रपत्र क के बारे में है, और इसके माध्यम से आप किसी भी विभाग से, किसी भी कार्यालय से आप सूचना मांग सकते हैं। तो ये प्रपत्र क इसके लिए है कि आप पहला आवेदन भेज रहे हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि जो भी अपडेट हम डालेंगे इससे जुड़ा हुआ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे, क्योंकि आरटीआई एक्ट के बारे में जानकारी हर किसी को रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हर विभाग में पारदर्शिता लाने में मदद करती है, और ख़ास करके जितना अधिक जागरूक लोग होंगे हमारा लोकतंत्र उतना ही अधिक सशक्त होगा।